हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेट्स इन अकाउंटेंसी में आपको फॉर्मेट का क्या रोल है, फॉर्मेट बनाने के कितने मार्क्स मिलते हैं, अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो कितने मार्क्स कटते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर अगर हम फॉर्मेट बना के आ जाएं, खाली हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता बट हम फॉर्मेट बना के आ जाएं तो क्या मार्क्स मिलेंगे। तो मैं बता दूं आपको, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा मैंने, खाली फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई टीचर दयालु है, वो आधे एक नंबर दे तो बात अलग है, वैसे कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फॉर्मेट के बिना नंबर, बिना आंसर के नंबर मिलेंगे। बट वही स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने पूरा आंसर बनाया, आंसर हमारा मैच हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गई, कैपिटलिज्म आ चुका है हमारा, बट हमने फॉर्मेट नहीं बनाया, जर्नल किया, नरेशन नहीं लिखा, तो क्या मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, हाफ मार्क्स। सीबीएसई कहता है कि आधे नंबर कट जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो, नरेशन नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 8 में से 7.5 ही मिलेंगे। लेकिन ये हाफ इतना कम मत समझो इसको, अगर आपने 10 क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं बनाया तो ये 5 नंबर बन जाते हैं। कई बार टीचर ज्यादा नंबर भी काट लेते हैं क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल बेकार लगता है, विदाउट फॉर्मेटिंग के आंसर आपको दिखेगा ही नहीं अच्छा। तो मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपको आंसर आता है, सारी तैयारी हो गई, तो 10 मिनट का ये वीडियो देख लो और आपको उम्मीद, मतलब कि आपको मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि आपके फॉर्मेट्स में नंबर तो बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर, आप जो भी फॉर्मेट का नाम लिखते हो, ठीक है, जो भी फॉर्मेट का नाम लिखते हो, ट्राई क्या करो कि उसको ऐसे मत लिखो पी एंड एल, उसको पूरा लिखो। ठीक है, आप क्या लिखोगे वहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिख दिया ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस तरीके से आपने पूरा एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट बनाया। आप जो भी हेडिंग ऊपर डालते हो, ये टॉपर्स की शीट में मैंने नोटिस किया इस बात को, जरूरी नहीं कि आप कैप्स में लिखोगे तो स्मॉल लिखो नंबर कट जाएगा, नंबर कटेगा नहीं, बट गुड इंप्रेशन आपको मिलेगा टीचर को अगर आपने कैप्स में ऊपर लिखा है नाम तो। फॉर द ईयर एंडेड आप बिल्कुल मत भूलना, यहाँ डेबिट लगाना और यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद आपने यहाँ कोई डेट नहीं होता है, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, और आदत हो जाएगी आपकी अगर आप करते जाओगे तो। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एक बात आप ध्यान रखना, ये टोटलिंग करना डबल लाइन के साथ, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस लाइन की, सिर्फ इतना ही ठीक है। अब यहाँ जो आप लिखते हो ना, टू, जो गेन लॉस आप लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो? यहाँ पे आप लिखते हो यहाँ पे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, आप पूरा लिखा करो कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट ऑफ, फिर एबीसी। तो कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, सिर्फ लिखते हैं प्रॉफिट, सिर्फ डिविजन लॉस, नहीं, आपने पूरा लिखना है ट्रांसफर टू। अगर ये नहीं लिखा तो आपने यहीं पे आधा नंबर कट जाएगा। फिर आपने लाइन वगैरह सही से नहीं खींची तो वहां भी कट जाएगा। लाइन स्केल से खींचना है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आप नॉर्मली सीधी लाइन खींच सकते हो, स्केल से जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्केल से, रूलर से लाइन खींचते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लाइन स्ट्रेट रहती है, देखने में अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगा कि आप स्केल से ही खींचना, ठीक है। तो ये हो गया पिन एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अगर हम इस चैप्टर की बात करें फंडामेंटल्स की, तो उसमें एक आता है पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। उसमें ध्यान रखना कि आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एज ऑन, जो भी आप डेट डालते हो, तो जर्नल का फॉर्मेट मैं बता दूं किस तरीके से होता है आपका। यहाँ पे यहाँ आता है डेट, बट उसमें डेट आपका होगा नहीं, अगर हम डेट कॉलम लिख के खाली छोड़ दिए तो भी ठीक है। डेट के बाद यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आता है एलएफ, यहाँ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ओके। और जर्नल एंट्री को टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, नरेशन जरूर लिख देना। जैसे आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, तो ये आपका नरेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, पी एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया आपका जर्नल। अब जर्नल चाहे कोई भी जर्नल आ जाए, आपको पूरे फॉर्मेट में नरेशन लिखना है। नरेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, बीइंग लगा के आप वही सारी चीज लिखोगे जिस चीज की एंट्री आपने करी है। मैं आगे जाके और आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। और इससे पहले जो आप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, उसका भी देख लो आप किस तरीके से बनाते हो। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, इसमें बनाते हो ना आप एडजस्टमेंट टेबल। तो वो टेबल कैसे बनता है? यहाँ पे आता है, डेट तो नहीं होता इसके अंदर, यहाँ पर्टिकुलर्स है, पार्टनर मान लो दो है, ए बी, और एक तीसरा बनता है फर्म, ठीक है। फिर ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट पूरा लिखना पड़ेगा आपने। अब डेबिट क्रेडिट को लॉन्ग मत लिखने ले जाना, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कार्ड बनता है। फॉर्मेट जहां क्वेश्चन बनाओगे वहां फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस आप पहले से करके चलोगे तभी हो पाएगा। क्लियर है?
अच्छा देखो, वर्किंग नोट हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, ओके। अगर बात करें गुडविल की, तो गुडविल में जैसे कभी-कभी होता क्या है, गुडविल चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल प्रॉफिट वाला। तो लॉस को क्या करना होता है हमको? ऐड करना होता है, एब्नॉर्मल गेन को क्या करना होता है? माइनस। तो ये टेबल आप बना के कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो इसमें, ये हो गया ईयर, और ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट्स, या आप नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हो तो भी चलेगा। ईयर हो गया, ईयर के बाद आपका हो गया अमाउंट, अमाउंट के बाद आपका यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, एडजस्टमेंट प्लस माइनस जो भी करते हो। फिर लास्ट में जो आएगा दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये गुडविल के वो क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे गलतियां हो जाती है उसको ठीक करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर टेबल बना के आपने करना है। अगर हम चेंज इन पीएसआर की बात करें, तो चेंज इन पीएसआर में भी जर्नल बनता है। तो जर्नल का फॉर्मेट यही है, आप हेडिंग डाल दोगे जर्नल। अगर आप जल कंपनी का नाम है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और नरेशन लिखना जो है वो जरूरी है। मेन जो फॉर्मेट बनता है दोस्तों वो बनता है आपका जर्नल। तो जर्नल में नरेशन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको, ठीक है। अब ये एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है पता ही है आपको? ये तो अपने क्वेश्चन अगर आता है तो ये पता ही होगा आपको। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तो इस तरीके से 3 अकाउंट बनेगा, ए का, बी का, सी का। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी क्रेडिट, डेबिट, और आप हेडिंग ब्लॉक कैपिटल में लिखते हो ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना यहाँ पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर हेडिंग में, और फिर ओपनिंग बैलेंस वगैरह जो भी चीज करते हो वो सारी चीज आप यहाँ पे कर दोगे। लास्ट में तो आपको क्या करना होता है? टोटल करना होता है, ओके। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, ये एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी, सब में कैपिटल अकाउंट वगैरह ऐसे बनेगा। बाकी जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपने सबसे पहले तो कैप्स में लिखना है ऊपर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ जो भी है एक्स वाई जेड, या आप लिख सकते हो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 31 मार्च। देखो ये लिखना जरूरी है कि 31 मार्च की बैलेंस शीट है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट प्लीज मत लिखना, यहाँ पे आता है लाइबिलिटीज और असेट। अपने आप टोटलिंग मत करना, जो भी अगर आपका टोटलिंग नहीं हो रहा बैलेंस शीट, तो लोग क्या करते हैं, मतलब इसका 4 लाख आ रहा है तो इसको भी 4 लाख लिख देते हैं। आप कॉन्फिडेंस हो आपको कि वो सही है तभी लिखना आप, अदरवाइज आप, मैं कहूंगा कि आप ऐसे आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, ऐसा ट्राई मत करना कि दोनों को बराबर लिख दो अपने आप से। जो आ रहा है टोटल जिसका वही लिखना आप, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, इस तरीके से आप छोड़ सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन टोटलिंग मत करना आप। सीधी लाइन की जगह आपका मैच नहीं होता तो इस तरीके से टेढ़ी लाइन खींच सकते हो, ये शो करेगा कि आपका मैच नहीं हो रहा, बट आप गलती से भी गलत टोटलिंग बिल्कुल भी नहीं लिखोगे उसमें, ठीक है। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया। अगर हम डेथ की बात करें, तो डेथ में भी सेम वर्किंग नोट बनता है प्रॉफिट लॉस का, वो वर्किंग नोट सही से बनाना। बाकी डिसोल्यूशन के अंदर रिलाइजेशन बनता है, ये भी लेजर अकाउंट है। फॉर्मेट दो ही है, जर्नल और लेजर। रिलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट आएगा, यहाँ पे डेबिट आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पूरा सही से, जितना अच्छे से सुंदर लगेगा टीचर को कॉपी आपका, उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स कई बार बच्चों को पूरा आता है फिर भी नंबर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं बताना पड़ रहा है मुझे। टू साइड जो आएगा वो आएगा टू रियलाइजेशन गेन, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी और सी, उनकी कैपिटल अकाउंट में। और लॉस जो आएगा वो आएगा बाय रियलाइजेशन, मतलब ये लिखना है आपने, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, सिर्फ रियलाइजेशन गेन एबीसी में नहीं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी, या ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? और इसमें बैंक अकाउंट बनता है और बैंक अकाउंट टैली होता है। अब सवाल ये रहता है सर बैंक बनाए अकाउंट या कैश बनाओ? अगर आपको बुक में बैंक बैलेंस दिया गया है तो बैंक अकाउंट बना लो, कैश बैलेंस दिया है तो कैश का अकाउंट बना लो। तो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस डिपेंड करता है, जिसका बैलेंस दिया होगा आपने उसका अकाउंट बनाना। अकाउंट लेजर फॉर्मेट में होता है, तो पूरा सही से यहाँ पे आपका क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, जल्दी डेबिट क्रेडिट लगाना भूल जाते हो आप, ये पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट बुक में और तो कुछ है नहीं। अगर हम सेकंड बुक की बात करें, कंपनी की अगर हम बात करें, तो कंपनी में एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आता है, ध्यान रखना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको पूरा बनाना पड़ेगा पहले फॉर्मेट। नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, अमाउंट हो गया, और यहाँ आता है पर्टिकुलर्स। तो पहली साइड का नाम आप लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा ए पॉइंट शेयर कैपिटल। तो बस आपने इतना लिखना है शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में, नोट नंबर 1। फिर इसके बाद नोट बनेगा ऑथराइज इशू सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप
तो ये फॉर्मेट में पूरा नहीं बनाना, बस यहीं तक। क्यों? आपको बोला शेयर कैपिटल शो करो बैलेंस शीट में, तो इतना ही बस आपने दिखाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं, उम्मीद आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। देखो सीधी सीधी दो बात है। पहला, जर्नल में नरेशन लिखना, पूरा फॉर्मेट बना के ना, डेबिट क्रेडिट LF पर्टिकुलर अमाउंट, और लेजर में आपका डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, इतना बस ध्यान रखना। बाकी हेडिंग सब हेडिंग के अंदर आप कैसे बनाओगे? हेडिंग सब हेडिंग जब पूछेगा आपको, तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा। पहला बनेगा हेड्स, ठीक है, और या आप लिख सकते हो आइटम्स, आइटम ठीक रहेगा। फिर आप लिख दोगे मेजर हेड्स, और मेजर हेड के बाद क्या होगा? सब हेड, ठीक है। तो मेजर हेड सब हेड के अंदर इस तरह से पॉइंट बना के आप जितने भी पॉइंट होंगे इसके अंदर 1 2 सीरियल नंबर लिख देना, यहाँ पे 3 4 आप उतना कर लोगे। अच्छे से कॉम्परेटिव कॉमन साइज की बात करें, वहां भी फॉर्मेट बनता है, तो वो पूरा फॉर्मेट बना है। कॉम्परेटिव में 2 कॉलम बनता है, क्या क्या? एक कॉलम बनता है आपका एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा क्या बनता है? ब्रैकेट मत लगाना, सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज। दूसरा बनता है आपका परसेंटेज चेंज। तो जब भी आप ये 2 कॉलम बना लो, तो नीचे प्लीज फॉर्मूला जरूर लिख देना कि एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये आएगा परसेंटेज चेंज। इस तरीके से करना है इसको, ओके। कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप डिवाइड किससे देते हो? कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप डिवाइड देते हो किससे? टोटलिंग से। और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में डिवाइड किससे देते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। इसको नेट सेल भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जब भी आप कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ, तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनता है। यहाँ पे आता है अमाउंट, फिर यहाँ पे उससे पहले आता है डिटेल्स, जिसमें आप ऐड करते हो चीजों को, और यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, बस और कुछ नहीं। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लास्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पूरा फॉर्मेट बनाना आपको मैं बता दूं, ऑपरेटिंग की चीजें ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग की चीजें इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग की चीजें फाइनेंसिंग में, और कैश इक्विवेलेंट की चीजें कैश इक्विवेलेंट में। दूसरी बात, इसमें एक चीज और है, ऑपरेटिंग के अंदर चीजें इधर उधर हो सकती हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर इधर उधर हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर भी अलग अलग हेड है। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो उसके अंदर शुरू की 4 चीजें आती है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उससे पहले कुछ चीजें आती हैं, और लास्ट में आता है नेट कैश फ्लो। अगर प्लस में आ रहा है फ्लो, माइनस में आ रहा है तो यूज। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैश फ्लो का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि किस तरीके से आपने फॉर्मेट पे ध्यान देना है। विदाउट फॉर्मेट आपके नंबर कट जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली इसमें, एक आध नंबर भी अगर आप गेन कर पाते हो, तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। सीबीएसई के जितने भी इंफॉर्मेशन, रिजल्ट कब आपका आएगा उस समय मैं आपको अपडेट करूंगा, और सारी बातें जो आपके काम की हैं वो आपको चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में और हम कंटिन्यू करेंगे।